हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीजेंट मूवमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आज की हमारी देखेंगे आप, तो ये हमारी दूसरी क्लास होगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये क्लास करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम लोग पीजेंट मूवमेंट 1857 से लेकर के 1947 तक के इस बीच में जितने भी हमारे पीजेंट मूवमेंट हुए थे वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कराऊंगी। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो करवा दी है जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कुछ दो इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि पीजेंट मूवमेंट की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है ताकि आपको ईजिली से मिल जाए, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ और पीजेंट मूवमेंट देखेंगे। तो ऐसे ही करते करते हम अपनी कुछ पार्ट्स में ही इस पीजेंट मूवमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि 1857 से लेकर के 1947 के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो आगे ऐसे ही वीडियोज़ में और इस सीरीज में जुड़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमें पीजेंट मूवमेंट जो 1857 से लेकर के 1947 के बीच में कौन सा टॉपिक यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट आज का जो सबसे अब हमारा जो नेक्स्ट पीजेंट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा वो है डेक्कन का रायोट्स, यानी कि डेक्कन रायोट्स जो दक्कन में जो दंगे हुए में देखने को मिलते हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले विद डिटेल, मतलब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आप चाहे यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट की या कोई भी कॉम्पिटेटिव या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी मीडियम आप दोनों के लिए रखा हुआ है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस वाले पीजेंट मूवमेंट में हमें क्या देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट डेक्कन रायोट्स की अगर हम बात करेंगे तो 1875 की यहाँ पे बात हुई है। तो 1875 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी आप लोग देख सकते हैं। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में किसानों ने अपने सामने आने वाली कृषि संकट के खिलाफ ये विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो डेक्कन रायोट्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट जो पीजेंट थे, जो किसान थे, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंट के, उन्होंने इस विद्रोह को क्या किया था, इस विद्रोह को बढ़ाया था। और ये किसके अगेंस्ट था? अग्रेरियन क्राइसिस के विद्रोह था। जो भी उनके खेती पर, कृषि पर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उस चक्कर में इन्होंने, पीजेंट ने, किसानों ने इनके खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया था। अगर हम आगे बात करेंगे तो बम्बई डेक्कन क्षेत्र में अंग्रेजों ने भू राजस्व की व्यवस्था के रूप में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट कि हम लोगों ने 3 सेटलमेंट हमें देखने को मिलते हैं लैंड रेवेन्यू के। ठीक है, तो आप सब मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कि वो कौन कौन से लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक था हमारा रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट में क्या होता है स्टूडेंट, ये अगर मैं आपको बताऊं कि इस रैयतवाड़ी सेटलमेंट में ये था कि यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये राजा है और जमींदार्स और फार्मर्स, ठीक है, पीजेंट्स। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था कि यहाँ पर राजा जो है वो डायरेक्ट फार्मर से टैक्स लेता था। इसमें जमींदार की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, कोई भी जमींदार, कोई भी तालुकदार इसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे। यहाँ राजा जो है, आप इसको ब्रिटिशर्स कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो राजा है वो कौन है? ये ब्रिटिशर्स हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या करता था? डायरेक्ट यहाँ पे फार्मर से यहाँ पे टैक्स लेता था, उसी को कहते थे रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि उस समय जो है ये कौन लेकर आया था। ठीक है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो अगर हम बात करेंगे कि बॉम्बे डेक्कन रीजन में ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था रैयतवाड़ी सेटलमेंट एज द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो ये तीसरा सेटलमेंट हमें वहाँ पे ब्रिटिश ने ये लैंड रेवेन्यू के तौर पे हमेशा देखने को मिलता है। मैंने अभी आपको बता दिया कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट में क्या होता था कि ब्रिटिशर्स डायरेक्ट यहाँ पर पीजेंट से टैक्स लेते थे, इसमें जमींदार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अंडर दिस सिस्टम द रेवेन्यू ऑफ लैंड वर फिक्स्ड ऑन अ ईयरली बेसिस। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि रेवेन्यू सेटलमेंट जो है, ये जो सिस्टम है, इसके अंदर क्या था, जो लैंड रेवेन्यू है वो फिक्स होता था। ठीक है, उसको साल भर का यहाँ पे उसको फिक्स कर दिया जाता था। इन द रैयतवाड़ी सिस्टम द एग्रीमेंट वॉज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रायोट कल्टिवेटर डायरेक्टली। देखो मैंने अभी आपको ऊपर यही बताया कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट का मतलब क्या होता है।
इस सिस्टम के अंदर जो एग्रीमेंट साइन होता है वो किसके बीच, गवर्नमेंट के बीच में और कल्टीवेटर के बीच में डायरेक्टली होता है। इसमें जमींदार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कि बीच में कोई होगा उसके थ्रू कोई काम होगा, नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट और रायट यानी कि पीजेंट जो हैं उनके बीच में ये डायरेक्ट हमें एग्रीमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, ये समझौता आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो डेक्कन रायोट्स आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम और भी आगे डिटेल में समझते चलेंगे। तो आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक्स भी देखी होंगी। ठीक है, तो ये 12th क्लास की अगर आप देखोगे तो उसमें ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। 12th क्लास की जो पार्ट 3 अगर आप बुक देखोगे इंडियन हिस्ट्री की, तो डेक्कन रायोट्स 1875 आपको ये ईयर याद रखना है, ये 1875 में आपको ये देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे और भी इसके बारे में। तो इस डेक्कन रायोट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द सॉइल टाइप एंड द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द फार्मर। यहाँ पर जो रेवेन्यू फिक्स किया था स्टूडेंट, वो जैसी भी जमीन की जो मिट्टी होती थी, ठीक है, जो भी सॉइल टाइप होता था उसके ऊपर, और एंड द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द फार्मर, और दूसरा कि कौन सा किसान उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना पे कर पाएगा, उसके हिसाब से रेवेन्यू यानी कि राजस्व को फिक्स किया जाता था। ठीक है, हाउएवर अगर हम हालांकि देखेंगे कि रेवेन्यू जो है वर सो हाई दैट फार्मर फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू पे देयर ड्यूज। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि रेवेन्यू इतना ज़्यादा होता था कि किसानों को उसको पे करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी, डिफ़िकल्ट होता था। ठीक है, ये कहने की बात है कि जो रेवेन्यू है वो सॉइल के टाइप को देख करके और फार्मर कौन सा कितना पे कर सकता है उसके बेस पे रेवेन्यू यहाँ पे फिक्स किया जाता था। लेकिन तब भी यहाँ पे राजस्व अगर आप देखोगे, रेवेन्यू देखोगे, तो वो इतना ज़्यादा हाई था कि फार्मर्स को, किसानों को ये पे करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आगे बढ़ेंगे। अपने राजस्व का भुगतान करने के लिए किसान आमतौर पर साहूकारों से ऋण लेते थे। अगर हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि फार्मर जो हैं इस रेवेन्यू को पे नहीं कर पाते थे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। तो वो इस रेवेन्यू को पे करने के लिए फार्मर क्या करता था, मनी लैंडर से क्या लेता था, लोन लेता था। ठीक है, वो इस रेवेन्यू को पे करने के लिए कभी कभी क्या करते थे, जो किसान होते थे वो मनी लैंडर से लोन लेते थे ताकि वो इस रेवेन्यू को पे कर सके। तो वंस द लोन वर टेकन, एक बार अगर उन लोगों ने लोन ले लिया तो फिर किसानों को क्या करना पड़ता था, उसके बाद किसान उसको भी नहीं रीपे कर पाते थे, उसको भी नहीं चुका पाते थे। एंड देन सिंस द इंटरेस्ट रेट वर स्टेप, तो धीरे धीरे आप देखोगे अगर वो नहीं चुका पाएंगे, लोन लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी लगता जाता है, तो टाइम टू टाइम उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक तो आपने डिफिकल्टी देख ली कि इनका रेवेन्यू ही इतना ज़्यादा है होता था कि वो नहीं पे कर पाते थे। दूसरा, इस रेवेन्यू को पे करने के लिए वो मनी लैंडर से क्या लेते थे, लोन लेते थे, लेकिन वो उसको भी पे नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो इस वजह से आप देखोगे कि अब जितने भी फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो कर्ज में डूबते जा रहे थे। ठीक है, तो ये हमें एक रूरल एरिया की एकदम सीरियस प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पीजेंट ने विद्रोह किए हैं, तो उसके पहले कोई रीज़न तो ऑब्वियसली होगा ही, इसी वजह से वो लोग विद्रोह करते हैं। तो ये तो आप डेक्कन रायोट में देखोगे कि ये सबसे ज़्यादा पहले ये रीज़न है कि वो किस चीज़ से इतना परेशान थे जिस वजह से वो लोग विद्रोह करते थे। यहाँ पर आपको मेन चीज़ बात समझ में आ गई कि यहाँ पे इन लोगों पे इतना ज़्यादा रेवेन्यू लिया जाता था कि वो लोग पे ही नहीं कर पाते थे। दिन पर दिन जो फार्मर्स हैं वो कर्ज में डूबते जा रहे थे, तो इस वजह से ये लोग प्रॉब्लम में थे। ठीक है, उनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, वो लोग रेवेन्यू इतना है था कि पे नहीं कर पा रहे थे, तो वो हर सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, फिर हम बात करते हैं, फिर आप लोग देखोगे फिर 1861 की अब बात हो रही है। 1861 में क्या हुआ, सिविल वॉर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अमेरिका में, यूएसए में आप देखोगे अब यहाँ पर एक सिविल वॉर छिड़ चुका था, यहाँ पे लड़ाई होनी शुरू हो चुकी थी। यूएसए अगर आप देखोगे लार्जेस्ट सप्लायर था कॉटन का टू ब्रिटेन। अमेरिका जो है ब्रिटेन को क्या बेचता था, सबसे ज़्यादा कपास बेचता था, कॉटन सप्लाई करता था। वंस द सिविल वॉर ब्रोक आउट, द डिमांड फॉर कॉटन फ्रॉम इंडिया बिकेम हाई।
जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे जैसे एक बार ही जब ये सिविल वॉर छिड़ चुका था, लड़ने लगे थे, तो भारत में जो कॉटन है उसकी मांग क्या होने लगी, बढ़ने लगी। ठीक है, तो अब कॉटन की डिमांड आप लोग यहाँ देखोगे तो वो दिन पर दिन बढ़ने चली गई, हाई होती गई। ठीक है, इसमें भारत में कॉटन की खेती में क्या हो गया, और बूम अप आ गया, यानी कि और बढ़ता गया, अच्छी खेती होने लगी, क्योंकि अब सप्लायर क्या हुआ, आने लगा। ठीक है, उछाल आ गया, और उस समय उछाल का दौर आया। तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जैसे भी मैंने आपको क्या बताया कि यूएसए में यहाँ पर सिविल वॉर छिड़ गई, और सिविल वॉर छिड़ने की वजह से अब इंडिया में अगर आप देखोगे तो कॉटन की क्या हो गई, डिमांड बहुत ही ज़्यादा अधिक हो गई थी। हाउएवर वंस द वॉर अमेरिकन इन एंडेड, अगर आप देखोगे धीरे धीरे जो ये युद्ध था अमेरिका में समाप्त होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, कॉटन डिमांड शंक एंड दिस अफेक्टेड द फार्मर एडवर्सली। तो जो कॉटन की डिमांड थी वो धीरे धीरे डूब गई, जिससे कि अब जो इस पे अब कॉटन नहीं बिकेगी, उसकी डिमांड खत्म हो गई। तो इस वजह से भी इसका असर भी हमारे किसानों पे जरूर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग इसकी क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, मनी लेंडर की बात करेंगे, जिनसे जो किसान हैं वो लोन लेते थे। ठीक है, तो मनी लेंडर हु ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिविल वॉर बट जेन्युइनली विद देयर लोन। अब इन्होंने क्या किया, जो साहूकार होते थे, जब सिविल वॉर लड़ा उस समय इन्होंने क्या करा, जो भी लोन थे उनके साथ उन्हें उधार थे। ठीक है, उन्हें एक बार फिर से किसानों को लोन देने से मना कर दिया। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी फार्मर्स ने मनी लेंडर से ऑलरेडी लोन ले रखा था, और जिसके वजह से वो उनका इंटरेस्ट और बढ़ते जा रहा था। तो मनी लेंडर्स ने, जो साहूकार हैं, उन्होंने किसानों को और लोन लेने से मतलब देने से मना कर दिया कि हम आपको और लोन नहीं देंगे, क्योंकि अभी आपका पिछला ही बकाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मनी लेंडरों ने यहाँ पे भी फार्मर्स को मना कर दिया। इससे किसान आपको क्या हो गया, अब यहाँ पे फार्मर्स देखोगे, क्यों, क्योंकि फार्मर जो होते हैं वो फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं, फुल्ली किस पे, मनी लेंडर पे पूरे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो पूरे निर्भर होते हैं। तो इससे अब क्या हो गया, अब किसानों को गुस्सा आने लगा। अब वो गुस्सा हो गया, क्यों, क्योंकि जो उनके हालात हैं, उनकी आपकी कंडीशन है, वो बहुत ही बेकार हो चुकी थी। और इस हालात और सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो साहूकारों ने, मनी लेंडर्स ने भी इनकी मदद करने से अब मना कर दिया, जिसके वजह से अब यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो गुस्सा हो चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर अगर हम बात करेंगे जो डेक्कन रायट, जो दंगे हमें भारत में देखने को मिलते हैं, वो समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों को वहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, कि यहाँ पर उनके रेवेन्यू हाई थे, उनके जो फिर लोन लेते थे वो उसको पे नहीं कर पाते थे, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था, मनी लेंडर ने उनको और लोन देने से मना कर दिया। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें अभी तक फेस ऑफ देखने को मिली। अगर मैं भारत की बात करूं तो यहाँ पर डेक्कन जो राइट इस समय देखने को मिलता है, ये सूप विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूना में स्टार्ट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अब आप में यहाँ विद्रोह आपको देखने को मिलेगा, जो कि पूना जिले के सुम्पा गांव में शुरू हो चुका था। 1875 की बात हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आपको वो सारे रीजन बता दिए कि किसानों ने विद्रोह क्यों किया था, उसका क्या कारण है। अब यहाँ पे विद्रोह हो चुका है स्टार्ट। तो 1875 में किसानों ने एक बाजार स्थान पर हमला कर दिया, जहाँ कई साहूकार रहते थे। साहूकार से अब दुश्मनी हो गई, तो उन्होंने वहाँ पे हमला कर दिया, क्योंकि अब मनी लेंडर ने इनको लोन देने से भी मना कर दिया था। उन्होंने बही खाता जला दिया और अनाज की दुकानें भी लूट ली। उन्होंने क्या करा, फार्मर्स ने जितने भी मनी लेंडर्स के अकाउंट बुक थी वो सब कुछ जला दिया। मतलब कि जहाँ पे अकाउंट बुक आप समझ रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने किसको कितना लोन दिया, कहाँ पे क्या था, वो सारा कुछ जला दिया। और सारी ग्रेन्स की शॉप, जितना भी अनाज की दुकानें थी, उन सबको लूट लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, दे ऑल्सो टॉर्चर द हाउस ऑफ साहूकार। अब उन्होंने साहूकारों को भी के घरों में भी आग लगा दी। ठीक है, किसानों के नेतृत्व ग्राम प्रधान कर रहे थे। अगर आप देखोगे तो फार्मर वर लेड बाय द विलेज हेडमैन। यहाँ पर आपने देखा, अब यहाँ विद्रोह किया फार्मर्स ने। तो सबसे पहले फार्मर्स ने क्या करा, जा करके मनी लेंडर के जितने भी अकाउंट बुक थी उसको जला दिया। कि अब उन्हें यही नहीं पता होगा साहूकारों को कि उन्होंने किसको कितना दिया है। ठीक है,
और दूसरा उन्होंने क्या करा, जितने भी अनाज की दुकानें थी उन सबको लूट लिया। और उन्होंने साथ ही साथ क्या करा, मनी लैंडर और जो ट्रेडर्स थे उन दोनों के घर क्या कर दिए, उन लोगों ने जला दिए थे। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ गई। तो साहूकार में कौन आते, वो लोग जो व्यापारी करते थे और जो साहूकार होते थे। तो इन दोनों के घरों में भी आग लगा दी गई थी। अब यहाँ तक आप सबको बातें समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने जो भारत का विद्रोह जो किया था, डेक्कन राइट जो आपको देखने को मिलता है, डेक्कन दंगे, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पूना जिले के सुम्पा गांव में ये शुरू हो चुका था। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इसको और डिटेल में। स्टूडेंट, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मैं पूरा क्लियर करके रहूंगी और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके एग्जाम में चाहे वन वर्ड पूछा जाए चाहे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आप लोग इजीली से कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। वीडियो अब तक पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहो। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। तो चलिए आगे समझते हैं। अब हमने देखा उन्होंने कि किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। अब सबसे पहले इन्होंने क्या करा, फार्मर्स का जो मेन मोटिव है वो क्या है, was to destroy the account book of the moneylender and they restored to violence only when these books which were are not handed over to them। तो हमें ये इस दंगे के दौरान सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि उन्होंने साहूकारों को जितनी भी अकाउंट्स बुक थी, जितना भी उनकी खाता था, ठीक है, उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने हिंसा का सहारा तभी लिया जब ये पुस्तकें उन्हें नहीं सौंपी गई थी। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि फार्मर्स की हालात सिचुएशन क्या हो चुकी थी, तो उन्होंने तभी ये कंडीशन हमें ये अब देखने को मिलती है। फिर क्या हुआ, उन्होंने साहूकारों का भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। फार्मर्स ने मनी लैंडर को सोशली अब बिल्कुल ही उन्हें छोड़ दिया। द मूवमेंट, ये जो मूवमेंट आप देखोगे डेक्कन राइट जो दंगे चले थे, ये मूवमेंट कंटिन्यू आप देखोगे 2 महीने तक चलता रहा और 30 गांव से भी ज़्यादा जगहों पर ये फैल गया था। ठीक है, ये जो दंगे आप लोग देख रहे हैं, जो ये फार्मर्स ने जो दंगे किए थे, ठीक है, ये 2 महीने तक चलता रहा और 30 गांव से ज़्यादा ये फैल चुका था। फिर हम बात करेंगे इस आंदोलन को किसने, इस आंदोलन जो है आपका डेक्कन राइट को जो डेक्कन का दंगे हैं, इसमें जो पीजेंट का जो साथ, जो फार्मर्स का जो साथ दिया था वो एमजी रानाडे ने दिया था। ठीक है, जो कि कौन से सपोर्ट करे थे, पूना। तो याद रखना आपको, आंदोलन को एमडी रानाडे ने यहाँ पे क्या किया, पूना सार्वजनिक सभा का यहाँ पे इनको समर्थन था। ठीक है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि फार्मर्स के सपोर्ट जो है वो किसने किया था, तो एमजी रानाडे ने किया था इस मूवमेंट, इस आंदोलन में उनको सपोर्ट। ठीक है, फिर धीरे धीरे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि पुलिस को ग्रामीण इलाकों में व्यवस्था बहाल करने के लिए कई महीने लग गए। ठीक है, तो आप लोग देखोगे तो सारी चीज़ें वापस से सही करने के लिए पुलिस को बहुत समय लग गया था। द बॉम्बे गवर्नमेंट इनिशियली डिसमिस द अपराइजिंग एट ट्राइबल। तो बॉम्बे की सरकार ने शुरू में विद्रोह को तुच्छ बताकर खारिज कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या, मैंने आपको क्या बताया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ही चल रहा था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर जो बॉम्बे की गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि बहुत ही छोटा मोटा विद्रोह था और उन्होंने इसको यहीं पे खारिज कर दिया, बंद कर दिया, डिसमिस कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये कहकर इन यहाँ की गवर्नमेंट ने, बॉम्बे की गवर्नमेंट ने इसको यहीं पे रोक दिया। आगे देखेंगे। स्टूडेंट, लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जितने ज़्यादा लाइक शेयर आप कर सको उतना ज़्यादा करो, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है। आप सब इसको जितना भी ज़्यादा शेयर कर सके उतना ज़्यादा करो। तो डेक्कन राइट का ये लास्ट और इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉम्बे की सरकारों ने इसको खारिज कर दिया था, जबकि देखोगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेशराइज बॉम्बे टू इंक्वायर इनटू द मैटर। लेकिन जो सरकार है भारत, हमारी भारत सरकार है, उन्होंने बॉम्बे की जो गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंसी है, उस पर प्रेशर डाला कि तुम इंक्वायरी करो, इस मैटर पे चेक करो आखिर हुआ क्या था, और इसको सिर्फ छोटी मोटी बात कहकर इसको ख़त्म मत करो, ऐसा हमारी भारत सरकार कह रही थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेक्कन राइट कमीशन वॉज सेट अप विच प्रेजेंटेड अ रिपोर्ट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1878। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो दंगा आपको देखने को मिलता है, इसकी स्थापना जिसने 1878 में ब्रिटिश संसद के एक रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इसको याद रखना। तो 1878 में इसको ब्रिटिश के पार्लियामेंट में यहाँ पे क्या किया गया, इसको इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेक्कन राइट कमीशन जो मैंने अभी आपको क्या कहा जो 1875 में हुआ था, इस पे गवर्नमेंट ने बोला बॉम्बे की सरकारों को, बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को कि इस मैटर को ख़त्म मत करो बल्कि इसको और जानो, इंक्वायरी करो कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था। तो इसीलिए डेक्कन राइट कमीशन एक्ट यहाँ पे सेटअप किया गया और 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में की यहाँ पे रिपोर्ट में इसको प्रेजेंट किया गया। फिर 1879 में आपको क्या याद रखना है कि 1879 में एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट यानी कि कृषि राहत अधिनियम यहाँ पे पास किया गया था, जिसके तहत इस एक्ट के तहत ये सुनिश्चित किया गया कि किसानों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और अगर वे अपने कर्ज का भुगतान करने में असमर्थ हैं तो उन्हें कैद किया जा सकता है। इट मीन्स आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो किसान हैं वो खेती में जो उनका रेवेन्यू है, ठीक है, जो राजस्व था वो बहुत ज़्यादा हाई था, वो पे नहीं कर पा रहे थे। मनी लैंडर से वो जो लोन लेते थे उसको पे नहीं कर पाते थे, उनका इंटरेस्ट भी बढ़ते जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश की, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा ब्रिटिश की पार्लियामेंट में यहाँ पे ये मैटर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ इस एक्ट के थ्रू, एक्ट याद रखना 1879 में एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट ये पास किया गया और उसमें कहा गया कि यहाँ पर आप किसी भी फार्मर को अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई भी किसी भी यहाँ पर फार्मर ने, किसान ने भुगतान नहीं किया है तो आप उसको कैद करके रख सकते हैं। ये बात यहाँ पे डिसाइड की गई। तो ये था स्टूडेंट आपका पूरा डेक्कन रायोट यानी कि जो दक्कन दंगे हुए थे, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व था और इसका क्या कंक्लूजन निकाला गया। तो ये हम आज की वीडियो में हमने देखा, ये तीसरा हमारा पीजेंट मूवमेंट है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब चौथे रिवॉल्ट की तरफ कि चौथा जो है वो, फोर्थ जो है वो कौन सा देखने को मिलता है। ऐसे ही करते करते धीरे हम सारे मूवमेंट देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। और एक साथ मैं आपको बता दूं कि आपको ये सारे नोट्स बनाने स्टूडेंट, जैसे मैंने आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं और जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है, जो अलग पेन से आप देख रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको आप ऐसे ही लिखना, ठीक है। आप चाहे इंग्लिश के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी के लिए, आप दोनों के लिए मैंने बनाया ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप में से किसी को भी ना आए। तो डेक्कन राइट में इतना ही था पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारे पीजेंट मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका एका मूवमेंट, ठीक है। एका आंदोलन बहुत ही छोटा मूवमेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बैकग्राउंड चेक करते हैं कि एका मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या था। तो अगर हम आप लोगों ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन ये सबने पढ़ा हुआ है, सबने इसमें सुना हुआ है। तो 1922 में जब इसका एंड हुआ था वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पीजेंट मूवमेंट। तो जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट खत्म हुआ था तो उसी समय हमें एक पीजेंट मूवमेंट, एक नया स्टार्टिंग देखने को मिलती है पीजेंट का मूवमेंट, जो कि अवध में हुआ था, जिसको एका मूवमेंट के नाम से यानी कि एका आंदोलन के नाम से आज आप लोग जानते हो, ठीक है। तो इस मूवमेंट में आप लोग क्या देखोगे, इस आंदोलन का नेतृत्व एक निचली जाति का नेता मदारी पासी ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस एका आंदोलन में यहाँ पे जो लीडर है इसको कौन था, वो है मदारी पासी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बैकग्राउंड तो समझ में आ गया कि जो एका आंदोलन हुआ था, जब हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जब हमारा असहयोग आंदोलन जब 1922 में समाप्त हुआ था, उसी ही समय यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, उसी ही समय यहाँ पर एक नया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है जिसे हम एका आंदोलन के रूप में जानते हैं, जिसको किसने शुरू किया था, एक नेता थे मदारी पासी ने किया था। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं इस एका आंदोलन में हमें क्या देखने को मिलता है। तो अब आप देखोगे कि एका आंदोलन में यहाँ पे क्या होता है कि 1920 के अंत में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1921, पीजेंट डिस्कंट सरफेस्ड अगेन इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरदोई,
बहचाई या फिर सीतापुर जिलों में। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, आपको ये 3 नेम जरूर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि 1921 के अंत में हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिलों में किसान असंतोष फिर से सामने आया। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पीजेंट फिर एक प्रॉब्लम में हमें देखने को मिलते हैं। इसका कारण क्या था, रिएक्टिंग टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ रेंट दैट वाज जनरली 50% हायर देन द रिकॉर्डेड रेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस मूवमेंट का यहाँ पर ऐसा, इस आंदोलन में क्यों किसानों ने यहाँ पे विद्रोह किया, इसका कारण है कि जितना भी इन लोगों का रिकॉर्डेड रेंट यहाँ पर है, किराया होता था, उससे 50% ज़्यादा लिया जाता था। ये प्रॉब्लम थी इस आंदोलन की। ठीक है, एक किराए की निकासी पर प्रतिक्रिया जो आमतौर पर दर्ज किराए से 50% क्या होती थी, अधिक होती थी। तो ये इस आंदोलन का क्या था, कारण था। आगे बढ़ेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। ये बहुत ही छोटा है, सिंपल है इसको, लेकिन आपको इसको ध्यान से करना है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि एका मूवमेंट जो है वो यूनिटी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एकता आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। एग्जाम में चाहे एका मूवमेंट पूछे या फिर यूनिटी मूवमेंट पूछे, आप लोगों की बात यहाँ पर एक ही है। इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस और खिलाफत के जो लीडर्स थे, उन्होंने किसानों की शिकायतों की शुरुआती पर जोर दिया और आंदोलन पे एका या एकता आंदोलन के नाम से इसको विकसित किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कांग्रेस और खिलाफत जो लीडर थे, उन्होंने पीजेंट पे क्या किया कि इनिशियल ट्रस्ट दिखाया और इसमें कौन सा मूवमेंट चलाया, या आप लोगों का एका या फिर यूनिटी मूवमेंट। बारामती जिले में मद्रासी फांसी के नेतृत्व में एक आंदोलन ने अपने हिंसक तरीकों से कांग्रेस को झंगोर के रख दिया। तो हमें अभी क्या बोला कि मैंने आपको बताया था कि जो एका मूवमेंट है ये किसके नेतृत्व में था, तो ये मदारी पासी के नेतृत्व में था, जो कि बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक वायलेंट बन चुका था यहाँ पर जो आंदोलन हमें देखने को मिला, जिस वजह से क्या हो गया कि जो कांग्रेस के लोग हैं उनको जो यहाँ पर हमें हिंसक देखने के तरीके से एकदम झंगोर के रख दिया, एकदम परेशान हो गए। इस वजह से क्या हुआ, इस तरह की कट्टरपंथी प्रवृत्ति कांग्रेस के अधिकारी अहिंसक नेतृत्व के साथ अच्छी तरीके से मेल नहीं खाते थे, जिस कारण कांग्रेस नेताओं की वापसी हो गई। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ पर कांग्रेस लीडर जब यहाँ से वापस जा चुके थे, क्योंकि उन लोग इतनी कट्टरपंथी यानी कि नॉन वायलेंट पॉलिसी देखकर उनका यहाँ पे अहिंसा नीतियों की वजह से यहाँ पर इन लोगों का नहीं बन पा रहा था, जिस वजह से कांग्रेस जो है यहाँ से छोड़कर चले गए थे। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं कि एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ये क्यों हुआ था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एका आंदोलन था वो किस कारण हुआ था। तो सबसे पहला जो अगर आप देखोगे तो सबसे पहला है रिफ्यूजल टू पे मोर देन रिकॉर्डेड रेंट। जो फार्मर्स हैं उन्होंने मना कर दिया था कि वो रिकॉर्ड किए गए किराए से अधिक भुगतान नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे रिकॉर्ड में जितना भी होगा उससे 50% एक्स्ट्रा लिया जाता था। ठीक है, तो फार्मर्स ने यहाँ पे मना कर दिया कि रिकॉर्डेड रेंट में जितना लिखा हुआ है किराया हम उतना ही पे करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ पे उद्देश्य क्या देखने को मिलता है, डिमांडिंग रिसिप्ट फॉर द रेंट पेड। दूसरा उन्होंने क्या कहा फार्मर्स ने कि हम लोग जो है भुगतान पे कर रहे हैं उसकी रसीद हमें चाहिए। दूसरा इन्होंने ये मांगा। ठीक है, ये क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ कि एका आंदोलन जो हुआ था क्यों हुआ था, यहाँ पे किसान क्या क्या चाहते थे। पहला वो चाहते थे कि वो रिकॉर्ड किए गए किराए में से जितना भी रिकॉर्ड रेंट में जो भी जितना भी पैसा लिखा है वो सिर्फ उतना ही पे करेंगे, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, जब उन्होंने किराया पे कर दिया है तो वो उसकी रसीद चाहते हैं। और तीसरा क्या है, रिफ्यूज़ल टू पे नजराना और टू डू बैगर, यानी कि फोर्स लेबर। उन्होंने क्या करा कि वो नजराना देने से मना कर दिया और जो ज़बरदस्ती लोगों से मजदूरी कराई जाती थी वो करने से इनकार कर दिया। तो ये 3 रीज़न आपको उद्देश्य देखने को मिलेंगे जिस वजह से ये एका आंदोलन या फिर आपका एकता आंदोलन हुआ था। यहाँ पे किसानों की ये 3 डिमांडें थी, ये 3 उद्देश्य था कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी है या ये हमें चाहिए, इस वजह से ये आंदोलन फार्मर्स ने किया था। क्लियर हो गया। इस मूवमेंट में स्टूडेंट आपको सिर्फ इतना ही करना है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। एकता मूवमेंट ये बहुत ही छोटा मूवमेंट है। ठीक है, इसमें आपको बस इतनी ही बातें याद रखनी है, लेकिन मैं आपको जितने भी पॉइंट्स यहाँ कराए हैं ईयर्स
नेम, ठीक है, और जो मैंने हाईलाइट का उद्देश्य क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप सबको पता होने चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक तो डेक्कन रायोट कमीशन करा दिया, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको एका मूवमेंट करा दिया। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पीजेंट के कुछ और 2 इम्पॉर्टेंट यहाँ पे विद्रोह करा दिए हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 ऑलरेडी करा दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को इंडिगो पढ़ाया था और पैबूना के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, पैबूना के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये 4 अब तक हम लोग पीजेंट मूवमेंट डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग इसका अच्छी तरीके से नोट्स बना लो, अच्छी तरीके से इसको पढ़ लो। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, जितना भी मैंने आपको समझाया। अगर आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपसे क्वेश्चन किसी भी वे में पूछ ले जाए, आप लोग ईजिली से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम इसको यहीं रखते हैं। बाकी के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगी। तो बाकी के मूवमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 3 में। उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग इस सीरीज़ में जुड़ जाओ और आगे हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सी वीडियोस आने पाने के लिए, उसकी अपडेट पाने के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, मेरे को टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आप सबको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। एक में जहाँ पे आपको मैं PDF में शेयर करती हूँ कुछ, यहाँ पे हम कुछ क्विज करते हैं, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको नोट्स भी सेंड करती रहती हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ होते हैं, वो सारे कुछ यहाँ पे मैं आपको सेंड करती हूँ। दूसरा हमारा जो होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग उस दोनों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। आप मुझे मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू अपने कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। तो ये दोनों ही टेलीग्राम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।